मॉर्निंग बच्चों। देखिए आज आपके लिए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है, यहाँ से दिखेगा आपको, कथन और तर्क। देखिए ये क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं। देखिए क्या लिखा है, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के साथ दो तर्क एक और तर्क दो दिए गए हैं। आपको यहाँ तय करना है कि कौन सा तर्क ठोस है और कौन सा तर्क निर्बल है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, आपको एक कथन दिया जाएगा और आपको ये बताना है कि दो तर्क में से कौन सा तर्क आपको ठोस लगता है और कौन सा निर्बल। ठोस और निर्बल का मतलब यहाँ पर हम सिंपल भाषा में यही समझेंगे, ठोस वो तर्क होगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है। ठीक है, जो सभी के लिए मान्य होता है। ऐसा नहीं कि कोई बात मुझे पसंद है आपको पसंद नहीं है और बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन आपको पसंद है तो आपके लिए वो सही है, लेकिन दूसरों की नजर से वो गलत है। तो ठोस तर्क और निर्बल तर्क में यही अंतर रहेगा। ठोस तर्क वो रहेगा जिसको आमतौर पर अधिकांश लोग मानते हैं। क्या कहेंगे हम, आमतौर पर जिस तर्क को अधिकांश लोग मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, वही तर्क यूनिवर्सल ट्रुथ कहलाएगा और वही तर्क हमें उत्तर में देना है। सिर्फ हमको पसंद है, अपने व्यक्तिगत पसंद और नापसंद के हिसाब से आप तर्क को नहीं सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करना है, जो यूनिवर्सल ट्रुथ होता है आमतौर पर सभी के लिए वो मान्य होना चाहिए, सिर्फ हमारे लिए अकेले के लिए नहीं। तो बस आपको बस यही ध्यान देना है, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए, सभी के लिए वो मान्य होना चाहिए। तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे, एक कथन दिया है और दो तर्क देते हैं और आपको ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, पहला दिया है यदि केवल तर्क एक ठोस है, यदि केवल तर्क दो ठोस है, यदि ना तो एक ना दो ठोस है, यदि ना तो एक ना दो ठोस है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको उत्तर विकल्प में टिक करना होता है। तो आप देखेंगे अगर आपका केवल तर्क एक आपको लगता है सही है तो आप उसमें टिक करेंगे, यदि तर्क दो सही लगता है आपको तो उसमें टिक करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों तर्क सही होते हैं, दोनों ही तर्क ठोस होते हैं तो आप उसमें टिक करेंगे। और कभी कभी ऐसा भी ऑप्शन रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं दोनों तर्क गलत हैं, दोनों तर्क में कोई दम नहीं है, ठोस आधार उसमें कारण नहीं बताया गया है, तो आप उस ऑप्शन में टिक करेंगे। ये ऑप्शन मैं सिर्फ एक बार लिख रही हूँ, बार बार हम नहीं लिखेंगे इसको, फिर हम मिटा देंगे इसको। ठीक है, फिर नया कुछ और लिखेंगे, क्वेश्चंस लिखेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए आपको यहाँ पे बस एक ही ध्यान रखना है, यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। चलिए देखिए क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, कथन, क्या प्रतिदिन सेब खाने से बीमारी दूर हो जाएगी, या प्रतिदिन एक सेब खाने से, आप यहाँ पे एक जोड़ सकते हैं, यहाँ पर एक सेब खाने से बीमारी दूर हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, हम कहते हैं एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। पर देखिए यहाँ पे तर्क क्या दिया है, हाँ रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। दूसरा तर्क है, देखिए आप क्वेश्चन को पढ़िए और पहला तर्क को पढ़िए, क्या लिखा है, हाँ रोज एक सेब खाने से शरीर में आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। ये तो बात सही है, सेब में कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन क्या एक सेब में सारे आवश्यक और तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं? नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये तर्क तो आपका गलत है। फिर क्या लिखा है, नहीं स्वस्थ शरीर विकास के लिए सभी प्रकार के फलों का सेवन करना चाहिए। ये बात तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सल ट्रुथ होना चाहिए। क्यों, क्योंकि बच्चे जब ग्रोइंग एज में होता है उसको सिर्फ सेब की ही नहीं, सेब के साथ और सारे फलों की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि हर फल में अलग अलग मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स होते हैं। अलग अलग फलों में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, इसलिए बच्चों को शारीरिक विकास के लिए सभी तरह तरह के फलों को खाने की आवश्यकता होती है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या है, सेकंड। तो आप आंसर यहाँ पे कौन सा चूज करेंगे, यदि केवल तर्क दो ठोस है तो आप दो ठोस में टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। मेरे ख्याल से हम और जैसे क्वेश्चंस करते जाएंगे आपका कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते जाएगा, तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हम हर क्वेश्चन में जान पाएंगे किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन 2 है, क्या स्मार्टफोन लत लगाने वाली वस्तु है?
अब देखिए सारे बच्चे स्मार्टफोन तो यूज करते ही हैं, छोटे बच्चे भी आजकल हम देखते हैं, इन जनरल सभी करते ही हैं। तो तर्क क्या दिया है? हाँ, एक बार जब आपको स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की आदत पड़ जाती है तो आप निजी समय को अनदेखा कर मोबाइल पर अधिक समय बिताते हैं। इस प्रश्न को बनाने के लिए क्या आप पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर तर्क पढ़िए। तो जब हमने तर्क को दोबारा पढ़ा तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। अगर किसी भी बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ जाए तो वो अधिक से अधिकांश समय अपना मोबाइल में व्यतीत करते हैं। लगता है कि थोड़ा सा मोबाइल कर ले फिर खेलने जाए, थोड़ा सा कुछ यूट्यूब देख ले फिर खेलने जाए, थोड़ा सा कुछ गेम्स देख ले फिर हम पढ़ाई करने बैठेंगे। ऐसे सभी बच्चे करते हैं, सब बच्चे क्या बड़े भी ऐसे करते हैं? तो ये बात तो बिल्कुल सही है। हाँ, हमारा बहुत सारा समय स्मार्टफोन में चला जाता है, बस अभी 1 मिनट 2 मिनट करते करते हमारा काफी समय उसमें निकल जाता है। दूसरा तर्क दिया है नहीं, वे अतिरिक्त सुविधाओं की पेशकश करते हैं जो आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। कैसे सही है? आप क्वेश्चन पढ़िए, क्या स्मार्टफोन लत लगने वाली वस्तु है? एक बात आप कहेंगे हाँ और दूसरी बात कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्मार्टफोन जो होता है ये अतिरिक्त आपको सुविधाएं देता है। जैसे हम सब जानते हैं लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चों ने घर पर रह के मोबाइल से ऑनलाइन पढ़ाई की थी। बहुत सारे यूट्यूब एजुकेशनल चैनल्स आए थे जो हमें घर बैठे बहुत सारी सुविधाएं उन्होंने हमको दी पढ़ने के लिए, बच्चों को भी। बहुत सारे बैंक के काम भी उसी में होते हैं और कोई भी मैसेज होता है हम सब इसी में आते हैं, मैसेजेस भी हमारे साथ व्हाट्सएप पर आते हैं। ये हमारा रिश्तेदारों से मिलने का एक बहुत अच्छा जरिया है। समय समय पर हम उनसे वीडियो कॉल करके बात भी कर सकते हैं, उनसे जल्दी जल्दी हम मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। तो जीवन आधुनिक जीवन शैली के लिए बहुत जरूरी है। ये बात भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। स्मार्टफोन के दोनों ही रूप हैं, एक तो ये लत वाला भी रूप सही है और सुविधाओं वाला भी रूप सही है। तो दोनों तर्क यहाँ पे जो है ठोस है, दोनों तर्क यहाँ पर आपके ठोस है। ये तर्क भी ठोस है और सेकंड तर्क भी ठोस है। तो आप आंसर क्या देंगे? यदि या तो एक या दो ठोस है तो इसमें आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सेकंड क्वेश्चन के लिए थर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा, दोनों प्रबल तर्क है। क्वेश्चन 3 क्या है? क्या बच्चों को झूठ बोलने से दंडित किया जाना चाहिए? क्या बच्चों को झूठ बोलने से दंडित किया जाना चाहिए? तर्क 1 है हाँ, बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से उचित सजा देनी चाहिए। देखिए छोटे बच्चे हैं, बढ़ते बढ़ते वो बहुत सारी नई नई चीजें सीखते हैं, नई नई चीजें जानते हैं, अपने हिसाब से वो काम करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। उनका देखने का नजरिया बड़ों से बहुत अलग होता है। तो हाँ, वो कुछ कुछ शैतानियां करते हैं जिससे उनके स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है, उनकी सेफ्टी का इश्यूज बन सकते हैं। तो पेरेंट्स या बड़े भाई बहन उनको डांटते हैं, समझाते हैं। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा सा समझाने के लिए उनकी उम्र के हिसाब से हमें उन्हें दंडित करना चाहिए। छोटी छोटी सी सजा दे देते हैं हम बच्चों को, जो आप भी समझते होंगे, आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, वो भी आप भी उनके लिए वैसे ही करते होंगे जैसे बड़े आपके साथ बचपन में किए थे। तो ये तर्क में तो प्रबल है ना, इस तर्क में ठोस है, ये तर्क ठोस है। पर सजा कैसे देनी चाहिए हमें? उनके उम्र के हिसाब से। सजा कैसे देनी है? उम्र के हिसाब से। छोटे बच्चों को बहुत भारी सजा नहीं देना चाहिए। सेकंड तर्क क्या कह रहा है? नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने के बजाय दंडित होने का डर पैदा करना चाहिए। ये प्रबल, ये आप कथन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या बच्चों को झूठ बोलने से दंडित किया जाना चाहिए? तो तर्क दूसरा कह रहा है नहीं, दंड की वजह से वांछित व्यवहार लाने के बजाय दंडित होने का डर पैदा करना चाहिए। तो इस तर्क के हिसाब से क्या कह रहा है कि हमें बच्चों को दंड नहीं देना है, सिर्फ दंड का एहसास करा के उनके मन में डर लाना है। अगर हम बच्चों को दंड देंगे तो जरूरी नहीं है कि हम जिस कारण से बच्चों को दंड दें बच्चा उस चीज को समझे और सही काम करे। कई बार बच्चे विद्रोही नेचर के होते हैं, वो विरोधाभास, उनको लगता है कि कुछ गलत हमारे साथ हो रहा है, वो विद्रोह कर बैठते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, बात को नहीं समझते हैं और अपने व्यवहार में सुधार भी नहीं लाते हैं। बहुत बच्चे होते हैं, अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, सब बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो इसमें क्या है,
हमें सिर्फ बच्चों को दंड का डर दिखाना है, दंड नहीं देना है। जैसे हमारे सामने बच्चा होगा उसके हिसाब से ही हम बच्चों को दंडित करेंगे या हम अपना व्यवहार बच्चों को पास ऑन करेंगे। तो ये तर्क भी बहुत प्रबल है। तो आप इसका आंसर क्या देंगे? या तो ये या दो तर्क ठोस है। दोनों ही तर्क क्या है आपके? ठोस हैं। ये तर्क भी ठोस है, ये तर्क भी यहाँ पर ठोस है। सेम में ये वाला जो तर्क था ये निर्बल तर्क था ना। इस वाले तर्क में कोई प्रबल कारण नहीं दिया है, कुछ उसको अच्छे से व्याख्या नहीं की गई है। हमें यहाँ पे जरूर ये देखना है जो भी तर्क दिए गए हैं उनकी व्याख्या अच्छे से होनी चाहिए, कारण स्पष्ट होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, तभी वो हमारा उत्तर बनेगा। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। चलिए आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? कथन है, क्या यह मानना पर्याप्त होगा कि त्योहार में केवल पटाखे फोड़ना प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, केवल पटाखे फोड़ना प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, ये आपका सवाल है। अब यहाँ पे आपको तर्क क्या दिया गया है? हाँ, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ये बात तो सही है कि हाँ, इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, पर क्या यही एक ठोस कारण है कि त्योहारों के समय केवल पटाखे जिम्मेदार हैं? नहीं, है ना। तो ये कारण तो सही है, कारण क्या है? सही है पर ठोस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? कारण आपका सही है पर ठोस नहीं है, इसलिए ये गलत होगा। ओके, दूसरा तर्क क्या किया है? नहीं, वायु प्रदूषण के लिए केवल पटाखे जिम्मेदार नहीं है, जबकि कई अन्य चीजें भी जिम्मेदार हैं। तो ये कह रहा है कि नहीं, है ना, वायु प्रदूषण के लिए पटाखे जिम्मेदार नहीं है, जबकि अन्य चीजें भी जिम्मेदार है। ये जो अन्य चीजें भी जिम्मेदार है, इसकी ठीक से व्याख्या नहीं की गई है, ठीक से इसको समझाया नहीं गया है, इसलिए ये तर्क भी आपका ठोस नहीं है। सही है पर ठोस नहीं है। क्या है ये? सही है पर ठोस नहीं है। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना पड़ेगा, अच्छे से समझना पड़ेगा कि कारण तो सही है पर ठोस नहीं है, इसलिए ये दोनों तर्क यहाँ पर काम में नहीं आएंगे। तो कौन सा ऑप्शन में टिक करेंगे? यदि ना तो एक ना दो ठोस है। सही है पर ठोस कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ठीक से उसकी व्याख्या नहीं की गई है, समझाया नहीं गया। यहाँ पर भी इसको ठीक से समझाया नहीं गया है ना, कारण को। इसलिए आप ध्यान से इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि सही तो होता है लेकिन ठोस भी होना बहुत जरूरी है। कमजोर है, यहाँ पे कारण कमजोर है, ठीक से व्याख्या नहीं की गई है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, बिजली की 1 यूनिट की बचत करना इसके 2 यूनिट के उत्पादन के बराबर है। बिल्कुल सही है। आप अगर बिजली की बचत करते हैं मतलब उत्पादन ही तो कर रहे हैं। ठीक है, आप क्लास के बाहर गए, घर में आप टीवी देख रहे हैं, फिर आप इधर उधर कहीं खेलने चले गए और टीवी को यूं ही खुला छोड़ के चले गए, अपना टीवी चल रहा है, लाइट फैन चल रहा है, तो अब ये तो गलत है ना। आप क्या करेंगे? उसको बंद करके फिर जाएंगे, तो आपने बिजली की बचत की जो आपको आगे काम आएगी। ठीक है, तो बचत करना उत्पादन का एक बेहतर तरीका है ना। तो हाँ, बिजली की बचत करना उसके उत्पादन से ज्यादा आसान है। बचत करना तो आसान है, सिर्फ क्या लाइट फैन उनको ऑफ ही तो करना है, लेकिन उत्पादन करने में बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है, समय की जरूरत पड़ती है और वो बहुत महंगा होता है। दूसरा तर्क है बिजली नहीं, आज हम बिजली के उत्पादन की चिंता किए बिना इसकी खपत कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे चिंता? ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता। चिंता तो हमें करना ही है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो कोयला है बहुत तेजी से खत्म होते जा रहा है, रिसोर्सेस बहुत कम होते जा रहे हैं, और वही बिजली बनाने का एकमात्र तो नहीं, बहुत बड़ा जरिया है ना। बहुत ज्यादा उत्पादन जो होता है बिजली का, वो अधिकतर उत्पादन कोयले से ही होता है, इसलिए उसकी चिंता हमें करनी है। हम करेंगे तभी भविष्य के लिए उसको बचा के रखेंगे, तो हम भविष्य में भी बिजली का उत्पादन करेंगे। तो ये ठोस कारण तो बिल्कुल गलत है, चिंता तो हमें करनी ही है।
तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, यदि केवल तर्क एक ठोस है, ये आपका कारण आ जाएगा, उत्तर आएगा इसके लिए, यदि केवल तर्क एक ठोस है। आगे क्वेश्चन क्या दिया है, क्या सरकार को सभी प्रकार के धरना एवं प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन को फिर से सुनिए, क्या सरकार को सभी प्रकार के धरना एवं प्रदर्शन पर रोक लगा देनी चाहिए। रोक लगा देनी चाहिए, कह रहे हैं रोक लगा देनी चाहिए सभी प्रकार के धरना, ठीक है। तो पहला तर्क है नहीं, सरकार को नागरिकों के मौलिक अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए। अब देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको अपने सिविक्स के बारे में, नागरिक शास्त्र के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी होना चाहिए। जब 6, 7, 8 से अच्छे से पढ़ते हैं, उनको उन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़िए, उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में चलता रहना चाहिए, क्योंकि ये अधिकार है, हर नागरिक का अधिकार है अपनी बात को कहने का, प्रदर्शन करने का। सरकार वो अपनी बात को सरकार तक कैसे पहुंचाएंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। तो प्रदर्शन एक जरिया है अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का, एक जरिया बस है, ठीक है, लेकिन वो उसका अधिकार भी है जो हमको संविधान से मिला हुआ है नागरिकों को। तो आप सरकार है, इसका मतलब नहीं कि आप उनके अधिकारों का हनन करें, ठीक है, आप उनके अधिकारों को उनसे वंचित नहीं कर सकते हैं किसी भी नागरिक को। इसलिए ये कारण तो बिल्कुल गलत है ना। नहीं, ये कारण तो सही है, अधिकार को आप यहाँ पे उनसे वंचित नहीं कर सकते हैं, ये कारण तो बिल्कुल सही है, ये कारण आपका क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा तर्क है, हाँ यही एकमात्र तरीका है जिससे कर्मचारी को अनुशासन सिखाया जा सकता है। एकमात्र, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए आपको ये दिया है, यहाँ पर आपको यहाँ ध्यान देना है, जब भी किसी भी क्वेश्चन में आपको तर्क में एकमात्र तरीका दिया जाए, क्या दिया जाए, एकमात्र तरीका, तो ये जो तर्क होता है अपने आप में ठोस नहीं होता है, क्योंकि कभी भी किसी भी समस्या का हल कुछ एक नहीं होता है। अगर आप ध्यान से सोचेंगे किसी भी समस्या के बारे में, तो हमसे एक से ज्यादा हल मिलता है, समाधान मिलता है। कभी भी कोई भी एक चीज वो एकमात्र तरीका नहीं होता है। सरकारी कर्मचारियों को या किसी भी कर्मचारी को अगर अनुशासन सिखाना है या समझाना है या अनुशासित में रखना है, तो उसके और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि उनको धरना ना करने दिया जाए, प्रदर्शन ना करने दिया जाए, ये बिल्कुल ठोस कारण है ही नहीं, वाजिब भी नहीं है, इसलिए ये कारण बिल्कुल गलत है। एकमात्र वाला तरीका कभी भी आपके क्वेश्चंस में आए, तर्क में आए, तो आप उसको ध्यान दीजिए, ये नहीं ही होगा, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे हम अपना जो चाहते हैं हम अपने कर्मचारियों तक, अपने बच्चों तक, अपने नागरिकों तक वो चीज़ हम सिखाई जा सकती है हमको, या बताई जा सकती है, ठीक है। अब आप इनको नोट करिए, फिर हम आपके लिए और क्वेश्चंस लेकर आते हैं, इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए नया भी है, तो आप इसको जरूर नोट करिए और रिवाइज जरूर करिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है हमारे पास, भारत में कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। भारत में कोयला खनन पर पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। क्या लिखा है, पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर कथन पढ़ेंगे, फिर हम तर्क पढ़ते हैं। हाँ, इसी गति से खनन जारी रहा तो कोयले का भंडार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। ये तो बिल्कुल बात सही है। अगर हम इसी तरह से खनन करते रहेंगे कोयला का, तो वो ज्यादा दिन तक उसका भंडार नहीं रहेगा, कम होते जाएगा। बात तो सही है, बात क्या है, सही है, बात सही है, पर देखिए, पर यहाँ पर क्यों लिखा है हमने, पूरी तरह रोक लगा देनी चाहिए। अगर आप कोयला का उत्पादन ही नहीं करेंगे तो आज की जरूरतें कैसे पूरी होंगी, हमारी आज की जरूरतें भी तो है, हमें बिजली चाहिए, कैसे जरूरतें पूरी होगी, क्योंकि हमारे पास जो वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत हैं उनसे हम उतनी एनर्जी नहीं निकाल पाते, उससे हम उतनी बिजली नहीं बना सकते कि वो हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। इसलिए कोयला आज भी एक इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूजफुल या एक बहुत बड़ा माध्यम है बिजली की आपूर्ति करने के लिए। बाकी वैकल्पिक जितने भी है, सोलार एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ये आज भी हमारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते हैं अकेले, है ना।
तो कोयला बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पूरी तरह तो रोक नहीं लगा सकते, आज की तारीख में पूरी तरह रोक नहीं लगा सकते, सही है, पर ठोस नहीं है, ठोस नहीं है। आज की जरूरतों की हमारी कैसे पूरी होगी, है ना, वो भी तो बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी सफिशिएंट नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? अच्छा, अभी आंसर पर तो हम पहुंचे नहीं है। सेकंड क्या दिया है? नहीं, हमारे पास वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत पर्याप्त भंडार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? वैकल्पिक स्रोत ऊर्जा के पर्याप्त भंडार नहीं है, ये बिल्कुल सही बात है और इसको आप गलत करेंगे, ठीक है। सही है पर कारण ठोस नहीं है, ये बात आपकी ठोस भी है और सही भी। आपका उत्तर क्या होगा? यदि केवल तर्क दो ठोस है, ये आपका उत्तर आएगा। चलिए अब आगे देखिए, आपको ध्यान देना है कि क्या कहना चाहता है वो, क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होना भी तो जरूरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? क्या छात्रों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? तो क्या है? हाँ, या उनमें नेतृत्व रूपता के गुण का अंतर्निविष्ट करता है, ये बात तो सही है। लीडरशिप क्वालिटी जिसे हम कहते हैं, जो बच्चे आगे चल के लीडर्स बनते हैं, बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं, हो सकता है वो स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी के दौरान ही वो अपने लीडर बनने की प्रक्रिया से गुजर रहे हो, और हाँ हो सकता है कि आने वाले समय में हमें कोई बहुत अच्छा एक लीडर भी मिले। तो जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, वो एक प्लेटफॉर्म का काम करते हैं, तो इससे उनका नेतृत्व निखरता है, उनमें हौसला आता है, साहस आता है, एक्सपीरियंस उनका बढ़ता है। तो ये बात तो सही है, तो इसको हम कहते हैं बिल्कुल सही है, और कारण ठोस भी है क्योंकि कारण को यहाँ पर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, अपनी बात को उन्होंने अच्छी तरीके से बताया है, इसलिए ठोस कारण भी है। नहीं, सेकंड तर्क क्या है? नहीं, वे पढ़ाई करें और अपना कैरियर बनाएं, नहीं वे पढ़ाई करें और अपना कैरियर बनाएं। तो इसका मतलब ये है क्या, जो बच्चे राजनीति में नहीं जाते या नहीं चाहते, क्या सिर्फ वही पढ़ाई करते हैं? क्या राजनीति में जाने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं करते? क्या वो अपना कैरियर नहीं बनाते? कुछ लोग तो यूं ही अपने शौक के लिए भी राजनीति में चले जाते हैं कॉलेज में, लेकिन कैरियर के प्रति वो बहुत सिंसियर होते हैं, उनके पास अगर खाली समय है तो वो उस चीज़ को पार्ट टाइम में एंजॉय भी करते हैं, सीखते भी हैं, और वो उनके जिंदगी भर काम भी आता है। लेकिन सिर्फ पढ़ाई और कैरियर बनाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है। वो कैरियर राजनीति में बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वो बना सकते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि जो बच्चे राजनीति में नहीं जाते सबके कैरियर बन जाते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ भी हमारे पास प्रमाण नहीं है कि राजनीति में नहीं जाने वाले बच्चों का ही सिर्फ कैरियर बनता है। तो ये कारण तो ठोस बिल्कुल भी नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना हो पढ़ाई के साथ पढ़ भी सकता है और अपना राजनीति का कैरियर भी बना सकता है, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा। तो ये तर्क तो आपका गलत है, तो उत्तर क्या आएगा? केवल तर्क एक ठोस है, यही आपका उत्तर आएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्या भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए? क्या भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। तो पहला तर्क दिया है नहीं, अभी तक हमारे साक्षरता के लक्ष्य प्राप्त नहीं किए हैं। तो देखिए, साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करना कोई 2 दिन का खेल नहीं है, 10, 20, 30 सालों का खेल नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है, उसमें बहुत समय लगेगा, लेकिन ये प्रक्रिया जारी है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जारी है, हमको हर सरकार कोशिश करती है कि हमारे नागरिक साक्षर तो हो जाए। तो सिर्फ साक्षर, सब नागरिकों के साक्षर होने का इंतजार तो हम नहीं कर सकते, तो ये तर्क तो बिल्कुल गलत है आपका। दूसरा तर्क है नहीं, हमें उच्च शिक्षित परंतु बेरोजगार युवकों की समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब बात तो सही है कि जितने ज़्यादा लोग पढ़ते जाएंगे, साक्षर होते जाएंगे और एजुकेशन अच्छे लेवल की लेते चले जाएंगे, हायर एजुकेशन लेते जाएंगे, तो हमारे पास पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या तो निश्चित रूप से बढ़ते ही चली जाएगी। लेकिन क्या सिर्फ इसीलिए कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ेगी तो हम यूनिवर्सिटीज ना खोलें? ये तो गलत है ना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज क्यों बनाते हैं? ताकि हम ज्ञान हासिल कर सकें और नए नए आविष्कार कर सकें, साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ा सकें, समाज में हम कुछ सुधार ला सकें। सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी नहीं, ज्ञान तो हर जगह काम आएगा आपका, चाहे कॉमर्स हो, चाहे अकाउंट्स हो,
उसके बिना तो हमारी व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था तो चलेगी ही नहीं। तो नए नए चीज़ों को सीखने के लिए, ज्ञान को बढ़ाने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने का ये सबका मौलिक अधिकार है कि वो उच्च और उच्चतम ज्ञान को हासिल करें। तो वो कहाँ ज्ञान मिलेगा? यूनिवर्सिटीज़ में ही मिलेगा। और यूनिवर्सिटीज़ हमें हमारे देश को आगे बढ़ाने में, उनके डेवलपमेंट में के प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा माध्यम होती है। तो हम किसी को रोक नहीं सकते ज्ञान हासिल करने से, ठीक है। तो ये कारण तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दोनों तर्क यहाँ पर गलत हैं। तो आपका इस तरह में ऑप्शन क्या आएगा? यदि ना तो एक ना दो ठोस है, दोनों ही कारण आपके ठोस नहीं है, तो आप वैकल्पिक विकल्प 4 में टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। प्लेग के लिए चूहा जिम्मेदार है, गुजरात प्लेग से पीड़ित है। एक बात और, ये जो जितने भी सारे क्वेश्चन हमने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, ये आपके 2018-19 के आए हुए क्वेश्चन हैं। कब के हैं ये? 2018-19 के। ये सारे क्वेश्चन 2018-19 के, सब 1, 2, 3 और ये 4, ये चारों क्वेश्चन 2018-19 के क्वेश्चन हैं। इसे आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पेपर से भी मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, ठीक है। क्या? हाँ, प्लेग के लिए चूहा जिम्मेदार है, गुजरात प्लेग से पीड़ित है, ये आपका क्वेश्चन है। अब हम सब जानते हैं प्लेग के लिए जिम्मेदार कौन होता है? चूहा होता है, चूहा से प्लेग फैलता ही है। तर्क दिया है गुजरात आधुनिक नहीं है। अगर किसी प्रदेश में या स्टेट में या जिले में, कहीं पर भी, गांव शहर में अगर प्लेग फैलता है, तो क्या उसका आधुनिकीकरण ना होना ही एक कारण है? नहीं, कारण तो बिल्कुल भी सही नहीं है। आधुनिकता अलग चीज है और प्लेग का फैलना बहुत अलग चीज है ना। तो ये आधुनिक नहीं है, ये तो कारण नहीं है। गुजरात में डॉक्टरों की कमी है। तर्क दूसरा कह रहा है कि गुजरात में डॉक्टरों की कमी है। ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें डॉक्टर की बात नहीं की गई है। इस क्वेश्चन में, प्रश्न में क्या डॉक्टर की बात की गई है? बिल्कुल डॉक्टर की बात नहीं की गई है। क्या इस प्रश्न में आधुनिकता की बात की गई है? आधुनिकता की भी बात नहीं की गई है। इस प्रश्न में प्लेग की बात की गई है, जिसका जिम्मेदार चूहा है, ठीक है, जिसका जिम्मेदार चूहा है और गुजरात प्लेग से पीड़ित है। तो ये दोनों ही तर्क में ना ही चूहे की बात की गई है, ना ही प्लेग की बात की गई है, ना ही गुजरात की तो बात की गई है, लेकिन आधुनिकता की बात की गई है, जो क्वेश्चन से मेल नहीं खाती। क्वेश्चन में आधुनिकता की बात नहीं की गई है और न ही डॉक्टरों की बात की गई है। तो आपको रिवर्स ऑर्डर में भी देखना है कि किसकी बात की गई है। क्वेश्चन और तर्क में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो मिलना चाहिए। जो तर्क दिया गया है, तर्क किसके अनुसार होना चाहिए? प्रश्न के आधार पर आपके तर्क होना चाहिए। हाँ, तर्क कुछ और कह रहा है, क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, दोनों में कोई मेलिंग नहीं है, तो वो उसको आप खारिज कर देंगे। इस तरह के तर्कों को आप खारिज कर देंगे। तर्क वही होगा जो यूनिवर्सल ट्रुथ होगा, जिसको सारी दुनिया मानती है, चाहे हम माने चाहे ना हम माने, वो हमारा पर्सनल ओपिनियन है। पर्सनल ओपिनियन के लिए ये तर्क शक्ति का प्रश्न नहीं है, ये जनरल है, सबके लिए है। तो गुजरात में डॉक्टरों की कमी है, तो ये दोनों ही तर्क गलत है। तो आपका उत्तर क्या आएगा? यदि ना तो एक ना दो ठोस है, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि ना तो एक ना दो ठोस है। और ये सारे क्वेश्चन 2018-19 के हैं। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, उन्हें भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप ये वीडियो को अच्छे से देखिए, क्वेश्चंस को आप नोट डाउन करिए और इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए और थोड़ा तर्क शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इनका आंसर करिए। बहुत आसान है, बहुत स्कोरिंग है, थोड़ा सा आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मेंटल एबिलिटी का तो प्रश्न है ही है। ओके, थैंक्स बच्चों फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अब अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ। थैंक्स बच्चों।